हेलो एवरीवन, वेलकम टू द केमिस्ट्री टाइम्स। हम डिस्कस कर रहे थे DSSB TGT नेचुरल साइंस के केमिस्ट्री के PYQ क्वेश्चंस को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। तो देखो आज का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज़ द हाफ लाइफ ऑफ कार्बन 14। यहाँ पर आपको कार्बन का एक आइसोटोप दिया है। कौन सा आइसोटोप गिवन है भाई? कार्बन 14। कार्बन के और कौन कौन से आइसोटोप होते हैं? कार्बन 12, एक होता है कार्बन 13 और एक होता है कार्बन 14। तो यहाँ पर कार्बन 14 के लिए हाफ लाइफ पूछा है। तो देखो हाफ लाइफ कैलकुलेट करने के लिए आपके पास फॉर्मूला होता है। जो कार्बन 14 एक ऐसा सब्सटेंस है भाई, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है, और जब ये क्या होता है अपनी हाफ अमाउंट में डिके हो जाता है तो आपको वो टाइम पीरियड कैलकुलेट करना है और उसी को हम क्या बोलते हैं भाई? हाफ लाइफ बोलते हैं। तो हाफ लाइफ का जो फॉर्मूला होता है यहाँ पर फॉर दिस क्या होता है भाई? कार्बन 14 के लिए टी हाफ टी लॉग नेचुरल 2 अपोन में क्या होता है भाई? लॉग नेचुरल एन नोट अपोन में एन टी। अब यहाँ पर ये देखो टी क्या है भाई? ये टी क्या है? जो टाइम यहाँ पर मतलब कंज्यूम हो रहा है, जिसमें अमाउंट क्या हो जाएगी? हाफ हो जाएगी। और ये लॉग नेचुरल क्या है भाई? कांस्टेंट है। इस तरह से यहाँ पर एन नोट क्या है? इनिशियल कंसंट्रेशन, यानी कि स्टार्टिंग में सब्सटेंस कितना था। एन टी क्या है भाई? जितना डिके हो गया है, ठीक है। डिके होने के बाद अमाउंट ऑफ सब्सटेंस क्या है? ये उन दोनों का रेशो है। रेशो का क्या करना है आपको? लॉग नेचुरल कैलकुलेट करना है, ठीक है। जैसे देखो फॉर एग्जांपल स्टार्टिंग में अगर 1 kg था और इसको 1 ईयर के बाद, ठीक है, ये कितना हो गया? 500 ग्राम हो गया। तो ये क्या है? देखो यहाँ पर इसकी अमाउंट क्या हो गई है? हाफ हो गई है ना। और इसको कितना टाइम लगा है? 1 ईयर लगा है। तो इसी तरह से यहाँ पर आपको क्या करना है? कार्बन 14 के लिए टी हाफ कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन में आपके पास डाटा भी गिवन नहीं है, तो आप ये क्या कर सकते हो, और वैसे भी आप कार्बन 14 के लिए जो हाफ लाइफ होती है उसे डायरेक्ट भी याद कर सकते हो अगर आपको डाटा गिवन नहीं होता। तो क्या होता है भाई इसका आंसर? ऑप्शन नंबर 3 5730 ईयर्स। अब ये कई बार ना ऑप्शन में ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती है, तो आपको ऑप्शन के अकॉर्डिंग भी आंसर करना होता है। जो भी इसके नियर बाय वैल्यू रहेगी उसी के अकॉर्डिंग आपको आंसर करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ अल्केन्स। यहाँ पर देखो आपको कुछ प्रॉपर्टीज गिवन है और उसमें से आपको नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ अल्केन आइडेंटिफाई करना है। यानी कि एक ऑप्शन यहाँ पर ऐसा गिवन है जो कि अल्केन की प्रॉपर्टी नहीं होती है। तो अल्केन्स क्या होते हैं भाई? ये क्या है? हाइड्रोकार्बन कंपाउंड्स ही होते हैं। क्या है भाई? हाइड्रोकार्बन कंपाउंड्स होते हैं। और हाइड्रोकार्बन कंपाउंड्स क्या होते हैं? हाइड्रोजन और कार्बन के कंपाउंड्स को हम क्या बोलते हैं? हाइड्रोकार्बन कंपाउंड्स बोलते हैं। और ये हाइड्रोकार्बन क्या है भाई? बेसिकली आप जब देखते हो तो आपने पढ़ा है ना, अल्केन होते हैं, अल्कीन्स होते हैं, और क्या होता है? अल्केन, अल्कीन, अल्काइन होते हैं। और फिर जो बेंजीन वाले होते हैं वो भी हाइड्रोकार्बन कंपाउंड्स में ही आते हैं। तो इस तरह से ये क्या है भाई? क्लासीफाई हो जाते हैं। यहाँ पर अल्केन्स के लिए प्रॉपर्टीज़ पूछी है। तो देखो अल्केन में क्या एग्जांपल हो सकता है? जैसे मिथेन, CH4 हो गया, CH3 ये क्या है भाई? इथेन हो गया। तो ये क्या है भाई? अल्केन्स के एग्जाम्पल है। इसका नाम मिथेन है, ये इथेन है। ऐसी क्या हो सकता है? प्रोपेन हो सकता है, CH3 CH2 CH3। अब इनकी प्रॉपर्टीज़ देखो, क्या बताया कि अल्केन्स कैसे होते हैं भाई? कलरलेस होते हैं। तो ये बिल्कुल करेक्ट है, अल्केन कलरलेस ही होते हैं। आपको नॉट अ प्रॉपर्टी बताना है। अल्केन्स ऑर्डरलेस होते हैं, ये भी करेक्ट है। ऑप्शन नंबर 3 क्या है? दे हैव हाई रिएक्टिविटी, ये गलत है। जो अल्केन्स होते हैं उनकी रिएक्टिविटी इतनी ज़्यादा नहीं होती है, क्योंकि यहाँ पर क्या है भाई? कार्बन कार्बन बॉन्ड रहते हैं और कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं। तो ये इतने ज़्यादा क्या है भाई? रिएक्टिव इन नेचर नहीं रहते। ये इजीली आराम से ब्रेक नहीं हो सकते। इनको रिएक्ट कराने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? एक्सट्रीम कंडीशंस देनी पड़ती है। लाइक आपको क्या करना पड़ता है? स्ट्रॉन्ग एसिड्स की प्रेजेंस में आपको यहाँ पर रिएक्शन करनी पड़ती है, हाई टेम्परेचर कंडीशन देनी पड़ती है, तब ये रिएक्ट करते हैं। तो अल्केन्स इतने ज़्यादा रिएक्टिव नहीं होते हैं। और यहाँ पर क्या लिखा है? दे हैव हाई रिएक्टिविटी। तो यही ऑप्शन क्या है भाई? रॉन्ग है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या आ गया? ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? देखो द जनरल फॉर्मूला ऑफ अल्केन इज CnH2n+2। तो ये बिल्कुल करेक्ट है। जो अल्केन्स होते हैं इनका जनरल फॉर्मूला क्या होता है भाई? CnH2n+2। इसको देखो वेरीफाई करके देखते हैं। यहाँ पर क्या है? ये मिथेन है, ये इथेन है और ये प्रोपेन है। तो देखो यहाँ पर कितने कार्बन एटम है? 1 है। तो यहाँ पर अगर आप 1 पुट करते हो तो ये क्या बन जाएगा इस जनरल फॉर्मूले के अकॉर्डिंग? C1H। यहाँ पर आपने N की प्लेस पे 1 पुट किया तो क्या हो जाएगा? 2 × 1 2 + 2 क्या आ गया? 4। तो ये क्या बन गया? CH4 बन गया। तो यानी कि ये इसको वेरीफाई कर रहा है। ऐसे देखो सपोज अगर मैंने 3 रखा तो यहाँ पर इसका देखो अगर ये तो एक्सपेंडेड फॉर्म है, वैसे इसका फॉर्मूला क्या बनेगा? कितने कार्बन हाइड्रोजन है? काउंट करके देखो, 3 कार्बन है, C3, और हाइड्रोजन कितने हैं? 3 and 3 6 + 2 8, C3H8 है। अब यहाँ पर फॉर्मूले में पुट करके देखो, N की वैल्यू 3, N की वैल्यू को 3 जब आपने पुट किया तो यहाँ पर ये क्या बन जाएगा? C3
और यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 3 ज़ा 6, 6 + 2 = 8, तो ये क्या आ गया C3H8। तो यानी कि ये क्या होता है भाई अल्केन्स का जनरल फॉर्मूला आपको जो यहाँ पर बताया गया है ये करेक्ट बताया गया है, तो ये भी इसकी क्या हो गई भाई प्रॉपर्टी हो गई। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन क्या आया था भाई ऑप्शन नंबर 3। और देखो साथ में जो अल्कीन्स होते हैं ना, अल्कीन्स का जनरल फॉर्मूला क्या बनेगा भाई, अल्कीन्स का जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n। आपको ये जनरल फॉर्मूले याद रखने हैं, ये पूछे जा सकते हैं, ठीक है। ऐसी जो अल्काइंस होते हैं इनका जनरल फॉर्मूला क्या होता है CnH2n-2, यहाँ पर +2 है अल्केन्स में, अल्काइंस में क्या होगा 2n-2। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग रिएक्शन। यहाँ पर देखो आपको एक रिएक्शन दिए और क्या पूछा है इस रिएक्शन के लिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कैटलिस्ट इन दिस रिएक्शन। यहाँ पर आपको ये बताना है कि कौन से कैटलिस्ट की प्रेजेंस में रिएक्शन होती है। देखो रिएक्शन क्या है, ये C6H12O6 ये क्या होता है भाई ग्लूकोज का फॉर्मूला है, और ये किस में कन्वर्ट हो रहा है, प्रोडक्ट क्या फॉर्म कर रहा है यहाँ पर अल्कोहल। ये कौन सा अल्कोहल है भाई इथेनॉल है, और साथ में क्या है भाई कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रहा है। आपको यहाँ पर जो कैटलिस्ट गिवन है ऑप्शन में क्या क्या गिवन है, HCl, लो प्रेशर, ईस्ट, एंड फोर्थ ऑप्शन है सब ज़ीरो टेम्परेचर। तो देखो जो ग्लूकोज होता है ना, ये कौन सी रिएक्शन, मतलब ये जो ग्लूकोज से प्रोडक्ट बनते हैं, यहाँ पर हम ये पढ़ते हैं एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन। तो इसमें देखो एक तो एनारोबिक जो रेस्पिरेशन होता है उसमें हम क्या देखते हैं, अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन या फिर लैक ऑफ ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है, और एक होता है एरोबिक रेस्पिरेशन जिसमें क्या होता है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में रिएक्शन होती है। तो ग्लूकोज क्या है भाई 6 कार्बन का मोलिक्यूल है, ये पहले किस में कन्वर्ट होता है, पायरुवेट मोलिक्यूल बनाता है, 3 कार्बन का मोलिक्यूल होता है, प्लस में एनर्जी प्रोड्यूस करता है। फिर यहाँ पर डिफरेंट कंडीशन में डिफरेंट प्रोडक्ट बनते हैं, ठीक है। अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में ईस्ट में होता है ये, ठीक है। अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन जो होता है इसकी प्रेजेंस में जो ये प्रोडक्ट फॉर्म करता है क्या बनाता है भाई इथेनॉल, प्लस में कार्बन डाइऑक्साइड, प्लस में एनर्जी, और क्या है ये इथेनॉल 2 कार्बन का मॉलिक्यूल होता है जो कि आपको यहाँ पर गिवन है। तो देखो आपने क्या देखा यहाँ पर, इस प्रोडक्ट को फॉर्म होने में ग्लूकोज से इस प्रोडक्ट की फॉर्मेशन में कौन सा कैटलिस्ट यूज़ हुआ है भाई, यहाँ पर ईस्ट यूज़ हुआ है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा भाई ऑप्शन नंबर 3। एक बार हम बाकी रिएक्शन को भी देखते हैं। अब अगर क्या है भाई लैक ऑफ ऑक्सीजन है, सफिशिएंट अमाउंट में ऑक्सीजन नहीं है, जैसा कि कब होता है ये मसल सेल्स में होता है, जब आप एक्सरसाइज वगैरह करते हो, रनिंग करते हो, तब होता है ये। तो यहाँ पर जो ये ग्लूकोज है किस में कन्वर्ट हो जाता है 3 कार्बन मोलिक्यूल में, और जो 3 कार्बन मोलिक्यूल है वो क्या होता है भाई लैक्टिक एसिड प्लस में एनर्जी होता है। ऐसे देखो अब ये तो दोनों किस में है भाई, ये दोनों रिएक्शन किस में आएंगी, एनारोबिक में आएंगी, और जो एरोबिक रेस्पिरेशन होगा उसमें क्या होता है भाई प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में होता है, और यहाँ पर ये जो प्रोडक्ट फॉर्मेशन करता है क्या करता है भाई कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस में एनर्जी। तो आपको ये तीनों ही रिएक्शन याद रखनी है, क्योंकि जिस तरह से यहाँ पर पूछा है ऐसे पूछ सकते हैं। अब यहाँ पर मसल्स में पूछ सकते हैं कि क्या प्रोडक्ट फॉर्मेशन होता है, ठीक है। प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में जो होता है यहाँ पर क्या प्रोडक्ट फॉर्मेशन होता है, इस तरह से पूछ सकते हैं। ये पूछ सकते हैं कि एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन जो होता है उसमें पहले क्या प्रोडक्ट बनता है। तो पहले क्या बनता है भाई इंटरमीडिएट जो प्रोडक्ट बनता है वो क्या होता है भाई पायरुवेट मोलिक्यूल होता है जो कि 3 कार्बन मोलिक्यूल होता है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या था भाई ऑप्शन नंबर 3, क्योंकि इथेनॉल बन रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेन रॉ मटेरियल फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट। यहाँ पर देखो आपसे मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट के रॉ मटेरियल गिवन है, आपको नोट वाला आइडेंटिफाई करना है कि जो कि मैन्युफैक्चरिंग में यूज़ नहीं होता है एज ए रॉ मटेरियल। देखो ये नोट वाले क्वेश्चन ना बहुत होते हैं, सिंपल तो पूछते नहीं है, किसी की प्रॉपर्टीज़ पूछ रहे हैं नोट पूछ लिया, अब यहाँ पर रॉ मटेरियल पूछा है तो नोट दे दिया, ठीक है। तो ये नोट वाले क्वेश्चंस को थोड़ा ध्यान से पढ़ना कि नोट पूछा है, कई बार ये क्या हो जाते हैं रॉन्ग हो जाते हैं क्वेश्चन आते हुए भी। तो देखो यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट में जो इसके रॉ मटेरियल होते हैं, जो इसके 2 मेजर रॉ मटेरियल है कौन कौन से होते हैं, एक तो होता है लाइमस्टोन, एक क्या है भाई लाइमस्टोन है। लाइमस्टोन का फॉर्मूला क्या होता है कैल्शियम कार्बोनेट, क्या फॉर्मूला है भाई कैल्शियम कार्बोनेट। दूसरा इसका जो मेजर रॉ मटेरियल है वो क्या है भाई जिप्सम है, क्या है भाई जिप्सम है। और जिप्सम का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है भाई कैल्शियम सल्फेट डाईहाइड्रेट CaSO4 2 मोल्स ऑफ वाटर मोलिक्यूल। ये इसके 2 मेजर क्या है भाई रॉ मटेरियल्स होते हैं। बाकी यहाँ पर क्ले भी होता है, सिलिका भी होता है, एल्यूमिना भी होता है, तो ये सब भी यहाँ पर प्रेजेंट रहते हैं। अब यहाँ पर जो नोट पूछा है उसने क्वेश्चन में नोट अ रॉ मटेरियल, वो क्या है भी ऑप्शन नंबर 4 कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। ये क्या होता है CaOCl2, जिसे आप ब्लीचिंग पाउडर भी बोलते हो, और ये किसकी तरह यूज़ होता है भी एज ए ब्लीचिंग एजेंट की तरह यूज़ होता है, डीकलराइज करने के लिए, ब्लीच करने के लिए इसका यूज़ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ पॉलीथाइलिन टेरिथाइलेट और PET।
देखो यहाँ पर क्या पूछा है आपसे, पॉलीइथाइलिन टेरिथैलेट का केमिकल फॉर्मूला पता है। क्वेश्चन में अगर यहाँ पर ये पॉलीइथाइलिन टेरिथैलेट नहीं लिखा होता, पीईटी लिखा होता, तो आपको इसकी फुल फॉर्म भी याद करनी है कि पीईटी का मतलब क्या होता है। ये क्वेश्चन ऐसे भी हो सकता था कि पीईटी की फुल फॉर्म क्या होती है, ठीक है। तो अब सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि पॉलीइथाइलिन टेरिथैलेट ये है क्या। तो ये क्या है भाई, एक पॉलीमर है। कैसा पॉलीमर है, ये पॉलीएस्टर है। क्या है भाई, ये पॉलीएस्टर है। और इसकी जो मोनोमेरिक यूनिट है वो कौन कौन सी है भाई, ये किससे मिलकर बना है पॉलीइथाइलिन टेरिथैलेट, ये बना है इथाइलिन ग्लाइकोल। क्या है भाई इसकी मोनोमेरिक यूनिट, एक तो होता है इथाइलिन ग्लाइकोल और एक क्या है भाई यहाँ पर दूसरा जो मोनोमर है इसका वो क्या होता है टेरिथैलिक एसिड। क्या है भाई, टेरिथैलिक एसिड। अब ये मोनोमर भी आपको पता होने चाहिए, ठीक है, कि मोनोमर क्या होते हैं, प्लस में मोनोमर का स्ट्रक्चर भी पता होना चाहिए। तो इथाइलिन ग्लाइकोल तो क्या होता है भाई, देखो CH2OH, ये क्या है भाई, इथाइलिन ग्लाइकोल है। और टेरिथैलिक एसिड क्या होता है, ये ऐसे बेंजीन रिंग होती है और इसके ऊपर यहाँ पर भी C डबल बॉन्ड OH ग्रुप लगा है। और इस साइड भी क्या है, ये आप बोल सकते हो कि दोनों पैरा पोजिशन पे जब कार्बोक्सिलिक ग्रुप लगे होते हैं तो उसे आप क्या बोलते हो, टेरिथैलिक एसिड बोलते हो। अब क्या है यहाँ से, इस रिएक्शन में क्या होता है, जब ये पॉलीमर फॉर्मेशन करता है तो n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इसके होते हैं, n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इसके होते हैं। और यहाँ से H और यहाँ से OH क्या होता है भी, एलिमिनेट हो जाता है। और इस तरह से यहाँ पर जो ये प्रोडक्ट बनेगा, अब यहाँ से H गया है तो यहाँ पर ये कैसे बनेगा भाई, C डबल बॉन्ड O, फिर यहाँ पर आपको रिंग फॉर्म करनी है। रिंग के बाद यहाँ पर क्या आएगा, C डबल बॉन्ड O, यहाँ पर ऑक्सीजन। अब यहाँ से OH तो गया तो ये किससे बॉन्ड बनाएगा, CH2। सेम ऐसे ही अब क्या होगा, यहाँ से ये जाएगा तो ये इस तरह से क्या है भाई, ये क्या बन गया, पॉलीइथाइलिन टेरिथैलेट फॉर्मेशन हो गई है इसकी, या फिर आप बोल सकते हो ये पीईटी बन गया है, ठीक है। और ये कैसा पॉलीमर है, कंडेंसेशन पॉलीमर है। कंडेंसेशन पॉलीमर में क्या होता है कि स्मॉल मॉलिक्यूल्स, यानी कि जब दो मोनोमेरिक यूनिट कंबाइन होती है तो वहाँ से स्मॉल मॉलिक्यूल्स लाइक वाटर है, अमोनिया है, HCl है, ऐसे कुछ ना कुछ क्या होता है वहाँ से एलिमिनेट होता है। तो आपने देखा यहाँ से क्या बाहर निकल रहा है भाई, वाटर बाहर निकल रहा है जब दोनों मोनोमेरिक यूनिट क्या कर रही है, कंबाइन कर रही है। और ये थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर भी होता है। तो ये सारी आपको एडिशनल प्रॉपर्टीज़ पॉइंट्स भी क्या रखने हैं भाई, याद रखने हैं। इन फ्यूचर वो अलग तरह से क्वेश्चन भी पूछ सकता है। अब देखो यहाँ पर इस पीईटी का फॉर्मूला बताना है आपको। अब देखो यहाँ पर ये इस फॉर्म में तो पूछा नहीं है, स्ट्रक्चर की फॉर्म में, किसकी फॉर्म में पूछा है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला की फॉर्म में पूछा है। तो अब ये जो पॉलीमर बना है यहाँ पर पीईटी, इसमें काउंट करो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। अब देखो यहाँ पर जब आप कार्बन काउंट करोगे तो कितने कार्बन है, देखो 1 और 6 इस रिंग के अंदर हो गए, 2, तो यहाँ पर कितने हो गए, 2 तो ये है और 6 ही है तो 8 हो गए, और 2 यहाँ पर आ गए तो टोटल कितने कार्बन एटम हो गए भाई, 10 हो गए। तो C10 आ गया। तो C10 अब देख लो किस किस ऑप्शन में दिया है वो रख लो, बाकी कट कर दो। ऑप्शन नंबर 1 कट हो गया, ऑप्शन नंबर 3 कट हो गया। अब नेक्स्ट यहाँ पर चेक कर लो ऑक्सीजन कितनी है। तो देखो ऑक्सीजन आपको क्लियरली दिख रही है, 1 2 और ये 3 और 4, कितनी ऑक्सीजन आई है भाई, 4 आई है। अब ये जो 2 ऑप्शन बचे, इन 2 ऑप्शन में से देखो किस में ऑक्सीजन 4 है, ओनली ऑप्शन नंबर 2 में। तो यही क्या है, इसका करेक्ट आंसर है। तो यहाँ पर ऑक्सीजन कितनी आ गई भाई, O4। अब यहाँ पर चाहो तो आप हाइड्रोजन भी काउंट करके देख लो। तो देखो हाइड्रोजन कितनी हो जाएगी, 2 and 2 4, और यहाँ पर हर प्लेस पे एक एक हाइड्रोजन है तो 4 यहाँ पर रिंग में है। तो 4 + 4 क्या हो गया, 8 हो गया। और ये N लगा दिया, ठीक है, क्योंकि ये चेन में है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या आ गया अभी, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेड बाय रिएक्टिंग फिनोल एंड फॉर्मल्डिहाइड। देखो इस क्वेश्चन में फिनोल एंड फॉर्मल्डिहाइड की रिएक्शन से क्या प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होती है ये पूछा है। और ये क्वेश्चन अगेन पॉलीमर से है। पॉलीमर के ऊपर हमने अच्छे से डिटेल वीडियो विद PYQ अच्छे से सारे क्वेश्चंस को डिस्कस किया हुआ है कि कैसे कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं, प्लस में थ्योरी को भी डिस्कस किया हुआ है। तो उस प्लेलिस्ट को भी आप ज़रूर चेकआउट करना। अब देखो यहाँ पर क्या है, फिनोल और फॉर्मल्डिहाइड की रिएक्शन है। तो फिनोल क्या होता है भाई, बेंजीन रिंग के ऊपर जब ये OH ग्रुप लगा होता है तो ये क्या है भाई, फिनोल है। और फॉर्मल्डिहाइड क्या होता है, प्लस HCHO, दैट इज़ फॉर्मल्डिहाइड। और इसे यहाँ पर कैसे लिखा हुआ है, CH2O करके लिखा हुआ है, बट इसे ऐसे एक्सपेंडेड फॉर्म में भी लिख सकते हैं, HCHO। तो ये जब रिएक्शन करता है, इस फिनोल और फॉर्मल्डिहाइड जब आपस में रिएक्शन करते हैं तो यहाँ पर ये पहले क्या प्रोडक्ट फॉर्मेशन करते हैं। देखो ये फिनोल जो ये बेंजीन रिंग है इसके ऊपर OH ग्रुप तो सब में ही है, और प्लस में ये क्या करता है, ऑर्थो और पैरा हाइड्रोक्सी मिथाइल फिनोल्स बना लेता है। ये क्या है, ऑर्थो हाइड्रोक्सी मिथाइल फिनोल है,
ये पैरा हो गया, ठीक है। तो इस तरह से प्रोडक्ट फॉर्मेशन करता है। अब यहाँ पर क्या है, जब ये बहुत सारे ये जो यहाँ पर इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बने हैं, जब ये रिएक्ट करते हैं तो ये क्या करते हैं, एक लीनियर चेन का पॉलीमर फॉर्म कर लेते हैं, दैट इज़ नोवोलैक। फिर इसको फर्दर हीट करते हैं किसके साथ, फॉर्मल्डिहाइड के साथ। तो यहाँ पर क्रॉस लिंकिंग करके क्या होता है, एक पॉलीमर बन जाता है, दैट इज़ बेकेलाइट। तो ये क्या है, बेकेलाइट का स्ट्रक्चर है। और आपको ये भी ध्यान रखना है, बेकेलाइट क्या होता है, क्रॉस लिंकिंग पॉलीमर होता है। आपको ये भी ध्यान रखना है कि यहाँ पर पहले कौन सा पॉलीमर बनता है, नोवोलैक बनता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन देखो, ऑप्शन नंबर 2 बेकेलाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेलेग्रा इज कॉज ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ। इस क्वेश्चन में पूछा है कि पेलेग्रा जो होता है किसकी डेफिशिएंसी की वजह से होता है, राइबोफ्लेविन। राइबोफ्लेविन क्या होता है अभी, विटामिन, ये होता है B2। कौन सा होता है अभी, विटामिन B2 होता है। नियासिन जो होता है ये कौन सा विटामिन होता है अभी, डेट इज़ विटामिन B3। जो बायोटीन है इसे आप विटामिन B7 भी बोल सकते हो, और ये H भी लिखा हुआ आपको मिल सकता है कहीं कहीं पे। फिर है नेक्स्ट साइनोकोबाइलमिन। तो साइनोकोबाइलमिन कौन सा विटामिन होता है, डेट इज़ विटामिन B12। तो अब जो पेलेग्रा है ये किसकी डेफिशिएंसी की वजह से होता है अभी, डेट इज़ कॉज ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन B3। तो इसका राइट आंसर क्या आ गया, नियासिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वाटर सोल्यूबल विटामिन। यहाँ पर देखो आपसे कितना इजी क्वेश्चन पूछा है विटामिन टॉपिक से, कि वाटर सोल्यूबल विटामिन कौन सा होता है। तो आपको ये बात याद रखनी है कि जो वाटर सोल्यूबल विटामिन होता है वो ओनली विटामिन B कॉम्प्लेक्स, जैसे विटामिन B के अभी आपने पीछे देखे ना, B3 होता है, B2 होता है, B7 है, इस तरह से तो ये पूरी जो फैमिली है विटामिन B की, उसे आप क्या बोल देते हो, विटामिन B कॉम्प्लेक्स। तो वाटर सोल्यूबल विटामिन B कॉम्प्लेक्स होता है, और साथ में क्या होता है, विटामिन C होता है। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, यहाँ पर देखो ऑप्शन में विटामिन B गिवन है, तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2। बाकी विटामिन A और विटामिन K और विटामिन D और साथ में विटामिन E, ये क्या होते हैं अभी, फैट सोल्यूबल होते हैं। क्या होते हैं अभी, ये फैट सोल्यूबल विटामिन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट एन एयर पॉल्यूटेंट। यहाँ पर देखो आपको एयर का पॉल्यूटेंट के रिगार्डिंग स्टेटमेंट गिवन है, आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि वो किस एयर पॉल्यूटेंट के बारे में बात कर रहा है। तो देखो फर्स्ट जो गिवन है वो क्या है, इट इज़ प्रोड्यूस बाय इनकम्प्लीट कंबशन ऑफ फ्यूल्स लाइक पेट्रोल, नेचुरल गैस, कोयल एंड वुड। तो देखो हमें पता ही है इनकम्प्लीट कंबशन से हमेशा क्या फॉर्मेशन होती है, कार्बन मोनोऑक्साइड होती है। तो ये तो आपको फर्स्ट स्टेटमेंट को रीड करते ही पता चल गया कि किसकी बात कर रहा है। तो किसकी बात कर रहा है अभी, कार्बन मोनोऑक्साइड। तो ये कौन से ऑप्शन में गिवन है, ऑप्शन नंबर 1 में। सेकेंड स्टेटमेंट क्या दी हुई है आपको, रिगार्डिंग द CO, इट इज़ कलरलेस एंड ऑर्डरलेस गैस। तो यहाँ से हमें पता चल गया कि कौन सी गैस होती है भी, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग फिनोमिना कन्वर्ट्स नाइट्रोजन इनटू ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन। देखो इस क्वेश्चन में क्या पूछा है कि नाइट्रोजन से नाइट्रोजन ऑक्साइड कौन से फिनोमिना के टाइम पर बनता है, ठीक है, ग्रीन हाउस इफेक्ट के टाइम पर, या फिर लाइटनिंग, या फिर ड्यूरिंग द स्नोइंग, या फिर रेनिंग के टाइम पर होता है। तो देखो नाइट्रोजन से नाइट्रोजन के जो ऑक्साइड्स होते हैं वो कब फॉर्म होते हैं, ड्यूरिंग द लाइटनिंग प्रोसेस। तो इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर 2। देखो एटमॉस्फेयर में क्या होता है, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन ये दोनों गैसेस क्या होती है, प्रेजेंट होती है। तो लाइटनिंग की वजह से यहाँ पर बहुत ज़्यादा टेम्परेचर राइज हो जाता है। हाई टेम्परेचर में ये क्या फॉर्म करता है, ये नाइट्रोजन के ऑक्साइड फॉर्म कर लेता है। फिर ये फर्दर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके, जो कि एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है, ये NO2 फॉर्म कर लेता है। फिर ये जो NO2 बना है ये एटमॉस्फेयर में जो वाटर प्रेजेंट होता है उसके साथ, ठीक है, जो वेपर्स प्रेजेंट होते हैं उसके साथ क्या करता है भाई, यहाँ पर ये HNO3 फॉर्म कर लेता है, यानी कि नाइट्रिक एसिड। और इस तरह से यहाँ पर नाइट्रिक एसिड की फॉर्मेशन भी हो जाती है। और ये फिर क्या करता है, इसका हार्मफुल इफेक्ट क्या होता है भाई, एसिड रेन। तो इस HNO3 की वजह से क्या होता है भाई, एसिड रेन होता है। तो इस तरह से आपने देखा कि ये जो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है आफ्टर लाइटनिंग, किस तरह से ये क्या करते हैं अभी, पॉल्यूटेंट फॉर्म करते हैं और एनवायरमेंट को क्या करते हैं, हार्म पहुंचाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस। देखो यहाँ पर डेंसिटी पूछी है वाटर की एट 4 डिग्री सेल्सियस, तो ये आपको याद ही रखनी पड़ेगी डायरेक्ट। तो इसका राइट आंसर क्या बन जाएगा भाई, ऑप्शन नंबर 1 ग्राम पर मीटर क्यूब। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ताजमहल इज ऑल्सो विक्टिम ऑफ पॉल्यूशन विच हैज लेड टू द सेम टू सफर फ्रॉम मार्बल कैंसर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस। देखो इस क्वेश्चन में क्या बोला है कि जो ताजमहल है इसके ऊपर पॉल्यूशन का इफेक्ट पड़ता है, और जिसको हम क्या बोलते हैं भी, मार्बल कैंसर भी बोल देते हैं, क्योंकि ताजमहल जो है वो किससे बना है भी, मार्बल से बना है। तो वो मार्बल जो है उसका कलर क्या हो रहा है, धीरे धीरे चेंज हो रहा है, वो वाइट से क्या है थोड़ा येलोइश टोन में जा रहा है। तो क्या है भाई, यहाँ पर ताजमहल पे
इफेक्ट पड़ रहा है पॉल्यूशन की वजह से, तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ मेनली रिस्पॉन्सिबल, तो कौन सा यहाँ पर इसके लिए रिस्पॉन्सिबल फैक्टर पूछा है कि है, तो वाटर पॉल्यूशन, एसिड रेन, स्मोग या फिर फोटोकेमिकल स्मोग। तो अभी लास्ट क्वेश्चन में ही हमने डिस्कस किया था कि कैसे एसिड रेन क्या करते हैं, अभी हार्म पहुँचाते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 एसिड रेन।